आज से ठीक कुछ साल पहले दिल्ली में निर्भया मामले को लेकर के दिल्ली के तमाम लोग सड़कों पर उतर चुके थे। दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों का शासन प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग थी कि निर्भया के तमाम आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। पुलिस प्रशासन ने भी निर्भया के तमाम आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया। एक लंबी लड़ाई के बाद, एक लंबी प्रक्रिया के बाद निर्भया के तमाम आरोपियों को सज़ा भी दी गई। जिस वक्त निर्भया के तमाम आरोपियों को सज़ा दी गई थी, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के लोगों के चेहरे पे एक खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। सबका एक ही कहनाम था कि शायद अब हिंदुस्तान में किसी भी निर्भया के साथ में इस तरह की वारदात नहीं होगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसी दिल्ली शहर में फिर से एक महिला के साथ में बिल्कुल निर्भया के जैसे ही वारदात को अंजाम दिया गया है। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है, इसे सुनने के बाद ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद का एक थाना पड़ता है नंदग्राम। बात कर रहा हूं मैं 16 अक्टूबर 2022 के रात्रि के लगभग 11 बजे के आसपास एक व्यक्ति नंदग्राम थाने में जाता है और पुलिस से कहता है कि साहब, मेरी बहन कहीं चली गई है। उसे हर जगहों पे मैंने ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिली है, प्लीज़ उसे आप लोग ढूंढ दीजिए। पुलिस तुरंत उस व्यक्ति को एक सेफ़ जगह पे बिठाती है और उसे तसल्ली से पूछताछ करती है कि आखिर हुआ क्या है। तो व्यक्ति कहता है कि साहब, आज 16 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है। आज अपने जन्मदिन पे मैंने अपनी बहन को बुलाया था, जो कि मेरी बहन दिल्ली के नंद नगरी में रहती है, जिसकी उम्र है लगभग 37 साल। वो मेरे घर आई थी। हमने बड़े बेहतर तरीके से अपने पार्टी को एंजॉय भी किया। लेकिन रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे के पास मेरी बहन कह रही है कि मुझे वापस घर जाना है। मैंने उसे आश्रम रोड के ऑटो स्टैंड पे ले जा करके उसे ऑटो में बिठा दिया। लेकिन ऑटो स्टैंड पे ले जाने से पहले उसे नंदग्राम के मार्केट में ले जा करके मैंने उसे कुछ राशन के सामान खरीद के दिया, कुछ किचन के सामान खरीद के दिया। उसके बाद ले जा करके मैंने उसे ऑटो में खुद बिठा करके वहाँ से घर वापस आ गया। तब तक ऑटो वहाँ से गई नहीं थी। पुलिस पूछती है कि जब तुम्हारी बहन ऑटो से गई नहीं वहाँ से, जब तक ऑटो खुली नहीं, तो तुम घर क्यों वापस आए? तो व्यक्ति कहता है कि साहब, पार्टी होने की वजह से मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। मेरी बहन ने ही खुद कहा कि तुम घर चले जाओ। लेकिन रात के लगभग 11 बजे के आसपास मेरे भांजे का फ़ोन आया और वो कह रहा है कि मम्मी अभी तक घर नहीं आई है। मैंने तमाम अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछ लिया, लेकिन मेरी बहन का कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है। जब ये पूरी रिपोर्ट पुलिस वालों को बताता है वो व्यक्ति, तो पुलिस वाले उसे एक अजीब जवाब देते हैं। कहते हैं कि इस तरह की मामले में हम कार्रवाई लगभग 24 घंटे के बाद करते हैं। तुम घर जाओ, अपनी बहन का इंतज़ार करो या फिर उसे ढूंढो, शायद तुम्हारी बहन वापस आ जाएगी, हम कल इसकी तलाशी करेंगे। वो व्यक्ति अपने घर आ जाता है और रात भर अपनी बहन की तलाशी करता है, लेकिन कहीं भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन 17 अक्टूबर 2022 को भी पूरे दिन अपनी बहन की तलाशी करता है। जहाँ तक मुमकिन हो सकता है वो जाता है, लोगों से पूछताछ करता है, फ़ोन पे बात करता है, लेकिन कहीं से भी उसकी बहन की कोई खबर नहीं मिलता है। 17 अक्टूबर का भी दिन गुजर जाता है और फिर 17 अक्टूबर के अगले दिन 18 अक्टूबर 2022 को सुबह के 3 बजे के आसपास नंदग्राम थाने से पुलिस का फ़ोन जाता है इस व्यक्ति के पास और कहते हैं कि तुम तुरंत ही MM हॉस्पिटल पहुँच जाओ। जब पुलिस ये बात उस व्यक्ति से कहते हैं तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि मेरी बहन के साथ में ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वो व्यक्ति तुरंत ही अपनी पत्नी को अपने साथ ले करके और MM हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन जब MM हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी बहन को देखता है तो उसे देखने के बाद इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वाकई में उसकी बहन की काफ़ी गंभीर स्थिति थी। MM हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उस महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसने तुरंत ही वहाँ से रेफ़र कर दिया GTB हॉस्पिटल में। वो महिला जब GTB हॉस्पिटल में जाती है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन कुछ देरों के बाद उस महिला की थोड़ी सी स्थिति में सुधार आती है और फिर पुलिस उस महिला से पूछताछ करती है। तो महिला बताती है कि जब भाई ने हमको आश्रम रोड के ऑटो स्टैंड पर छोड़ करके घर वापस आ गए, जिस ऑटो में मैं बैठी थी वो ऑटो वाला कह रहा है कि जब तक मेरे ऑटो में पूरे फुल पैसेंजर नहीं हो जाएगा तब तक मैं गाड़ी यहाँ से नहीं ले जाऊँ। जबकि मुझे अपने घर बहुत जल्दी जाना था। मेरा बेटा घर पे बिल्कुल अकेला था, इसीलिए मैं उस ऑटो से बाहर निकल गई और किसी दूसरे गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। जब मैं ऑटो से बाहर उतर करके दूसरे गाड़ी का इंतज़ार करने लगी कि अचानक वहाँ पे एक 4 व्हीलर आई जिसमें लगभग 4 लोग बैठे हुए थे। वो चारों लोग मेरे जान पहचान के थे, उन चारों को मैं पहचानती थी। उन्होंने जब मेरे से पूछा तो मैंने उनसे बोला कि मुझे अपने घर दिल्ली के नंद नगरी जाना है। वो लोग बोले कि हमें भी उधर ही जाना है, चलो हम तुम्हें रास्ते में उधर छोड़ देंगे।
मैं उनके गाड़ी में बैठ गई, लेकिन वो चारों लोग मुझे एक अनजान जगह पे, एक सुनसान जगह पे ले गए। जहाँ सुनसान अनजान जगह पे ले करके गए, वहाँ पे पहले से ही एक व्यक्ति मौजूद। फिर इन पांचों लोगों ने बारी बारी से पूरी रात मेरे साथ गलत कृत्य किया। पूरी रात ही नहीं किया, बल्कि अगले दिन भी सुबह से लेकर शाम तक ये पांचों लोग मेरे साथ गलत काम किए। जब ये पूरी वारदात पुलिस वालों को महिला बताती है, तो इसकी हर एक बात को सुन करके उसके भाई के आंखों से आंसू ही नहीं रुकता है। पुलिस उस महिला से पूछताछ करती है कि क्या तुम उन पांचों लोगों को पहचानती हो? तो महिला कहती है कि साहब, उन पांचों लोगों को पहचानती ही नहीं हूँ, बल्कि उन पांचों लोगों का नाम भी जानती हूँ। जिसमें से उन पांचों लोगों का नाम जो बताती है, उसमें से एक का नाम होता है दीनू, दूसरे का नाम होता है शाहरुख, तीसरे का नाम होता है जावेद, चौथे का नाम होता है धोला और पाँचवें का नाम होता है औरंगजेब। जब वो महिला इन पांचों लोगों का नाम बताती है, तो इस नाम को सुनने के बाद उसके भाई के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका भाई कहता है कि साहब, ये वो लोग हैं जिनसे मेरी काफ़ी पुरानी दुश्मनी चल रही है। उस महिला के ही तहरीर पे पुलिस मुकदमा नोट करती है और फिर इन तमाम आरोपियों की तलाशी करना शुरू करती है। इससे पहले कि वो आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आए, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालवीय एक ट्वीट करती है और लोगों को जानकारी देती है कि फिर से दिल्ली शहर में एक 37 साल की महिला के साथ में बिल्कुल निर्भया के जैसे ही वारदात किया गया है। उसके साथ में लगभग 5 लोगों ने मिल करके 2 दिनों तक गलत कृत्य किया और उसके बाद से उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसेड़ दिया है। जब पुलिस इस ट्वीट को पढ़ती है, पत्रकार जब पुलिस से पूछताछ करते हैं, तो पत्रकार इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देती है और पुलिस तुरंत ही इस केस की काफ़ी सीरियस तरीके से छानबीन करती है और उन पांचों आरोपियों में से 4 लोगों को तुरंत ही अपने गिरफ्त में लेती है। उसमें से एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस फिलहाल इन चारों आरोपियों को अपने हिरासत में ले करके इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है, तो ये लोग कहते हैं कि साहब, उसके भाई से हमारी पुरानी दुश्मनी है। ये दुश्मनी निकालने के लिए हमें उस दिन मौका मिला और फिर हमने इस मौके का बदला ले लिया। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों के ऊपर गंभीर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है और उसके एक आरोपी को अभी भी तलाशी कर। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है, एक बार फिर से दिल्ली में निर्भया के कांड को याद दिला गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है, आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।